अभी जो वॉइस है वो आ रही है सभी को? प्लीज रेज योर हैंड, चैट सेक्शन में लिखो, चैट सेक्शन में लिखो अभी आ रही है वॉइस। ओके ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ, जो कि है वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है प्रेशर, तो प्रेशर को मैं स्पेशल लिखूंगा, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट। और जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम इसे बोलते हैं आइसो बार। जो केस है इसे हम प्रेशर कांस्टेंट को बोलते हैं आइसो बार। अब चार्ल्स लॉ जो बताता है वो एक बड़ी सिंपल सी बात बताता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है और इसमें अगर मान लो आपकी जो गैस है, ये गैस है, ठीक है, मूव कर रही है। नॉर्मल टेम्परेचर किस पे मूव कर रही है? 25 डिग्री पे। और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। अब आपने क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ा के ये टेम्परेचर हो गया 45 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ये जो गैस के पार्टिकल है वो ऐसी नॉर्मली मूव नहीं करेंगे, अब ये और तेजी से मूव करेंगे। दे कोलाइड विद ईच अदर और ऑल्सो कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो इतना कोलाइड करेंगे कि जो इनिशियल वॉल्यूम V था, पहले जो इनिशियल वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक का अगर आप देखोगे तो V था, तो जैसे कोलाइड ये ज्यादा करेंगे आपस में तो ये वॉल्यूम बढ़कर इतना हो जाएगा। यानी आपका जो ये वॉल्यूम है अब ये बढ़कर इंक्रीज हो गया और ये बड़ा वाला वॉल्यूम क्या बन गया आपका? कैपिटल V, ठीक है। तो ये V इंक्रीज हो गया। तो कुल मिला के अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये एक दूसरे के जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब आप नॉर्मल, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, दो स्कूल के टीचर ने क्वेश्चन रेज किया था, एक केंद्रीय विद्यालय, एक प्रतिभा स्कूल। बच्चे ने आंसर में क्या लिखा था? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इतनी बात बोली थी चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि गलत कर दी गई थी। उनका कहना था कि जो आंसर है वो एनसीईआरटी का जो डेफिनेशन है वो करो, वो ज्यादा बेहतर है इसके कंपैरिजन में। और जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन थी वो क्या थी, तो देखना एक बार ध्यान से। चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए एनसीईआरटी बताती है डेफिनेशन कुछ ये देखो, ये डेफिनेशन है आपकी चार्ल्स लॉ की, ठीक है। यहाँ जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से सारा खेल बयां करती है आपकी। he found that, they found that with each degree rise in temperature volume of gas increased by इतना volume of the original volume at 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है, जो कौन सा पॉइंट अपने सामने रख रही है, क्या इसका मतलब है, एक बात समझ में आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज होता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो, ठीक है। लेकिन वो इन्होंने एक डाटा रिलेट कर दिया इसके साथ कि इस डाटा को रिलेट करके आंसर को बताओ, ठीक है। तो their investigation show that for a fixed amount of gas at constant pressure, volume of gas increase on increasing temperature and decrease on cooling। इतना तो लिखा था हमने, जो कि कर दिया था गलत, ठीक है। इतनी डेफिनेशन जो है वो कई टीचर्स ने गलत कर दी थी, मैंने स्कूल भी बता दिया, ठीक है। ये इतना अगर आप लिखते हो तो ये आपका हिस्सा गलत कर दिया जाएगा, इतना लिखते हो तो। वो कह रहे थे कि और आगे इसको लिखो, एक्सप्लेन करो कि उन्होंने ये पाया विद ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज बाय इतना एंड टू द ओरिजिनल वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे, जो भी है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा, जिसके लिए आपको अपनी आंखें खोल के रखनी है और अच्छी तरह से उसको समझना है कि ये डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा क्या बात बता रहा है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि रोहित के मार्क्स 40 आए हुए हैं, तो बताइए मोहित के मार्क्स कितने आए हुए हैं। कंडीशन ये है कि मोहित के मार्क्स रोहित के मार्क्स से 1/4 ज्यादा आए हुए हैं, तो बताइए मोहित के मार्क्स कितने हैं टोटल। चैट सेक्शन, कम ऑन, हरी अप। मोहित के जो मार्क्स हैं वो रोहित के मार्क्स से 1/4 ज्यादा आए हैं, तो बताइए मोहित के कितने मार्क्स आए हैं। चैट सेक्शन,
वेरी गुड। विनीत, यशिका, शशांक, प्रिंस गलत है। बाकी भाई अब्दुल ठीक है, बाकी सारे ठीक है। करेक्ट आंसर है 50। देखो रोहित के मार्क्स कितने हैं 40 और मोहित के मार्क्स कितने आए हैं भाई। मोहित के मार्क्स जो हैं वो इससे 1/4 ज्यादा आए हुए हैं, तो इसका मतलब है 40 प्लस में 10, आंसर आएगा आपका 50। बस यही बात बताई है किसने, इस लॉ ने, कि अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा 273.15 1 इतना बढ़ जाएगा। क्लियर। मान लो वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस क्या है आंसर। तो वॉल्यूम जो भी है आपका 1 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना होगा आंसर। वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस में वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस का 1/273.15। ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई, इसके ऊपर होगी चर्चा। देखो रोहित के मार्क्स जो हैं और मोहित के मार्क्स जो हैं वो इस तरह से हैं। मोहित के मार्क्स जितने भी हैं, मोहित के मार्क्स जो है वो पूछ रहा है बताओ मोहित के मार्क्स कितने आए हैं, तो आंसर रोहित के मार्क्स प्लस में रोहित के मार्क्स का 1/4 जो भी है वो मोहित के मार्क्स हैं। क्लियर। क्लियर, उम्मीद है कि क्लियर हो ही गया होगा। मोहित के मार्क्स हैं 50, रोहित के मार्क्स थे 40 प्लस 40 का 1/4। खेलते रहो, आपको घूम फिर के वही चीज समझ में आएगी। तो इस डेफिनेशन ने क्या कहा था, अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करोगे तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, 1/273.15 बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस में वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 273.15। किसी को भी डाउट है इसको लेके तो वो अपनी बात रख सकती हो चैट सेक्शन में, समझ में आया या नहीं आया, दोनों को इंटरलेट करने के बावजूद भी। देखो एक बात तो साफ है और वो बात ये है साफ कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। पानी का जहाज जिस पर एक गुब्बारा लगा हुआ था, ट्रेवल करता 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 पैसिफिक ओशियन में से ट्रेवल करता करता वो कहाँ आ गया, इंडियन ओशियन में आ गया। अब क्योंकि इंडियन ओशियन का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, पैसिफिक ओशियन में तो बर्फ होती है, तो यहाँ पैसिफिक ओशियन मान लेते हैं, यहाँ का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस और ये जहाज सफर करता 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 यहाँ आ गया जिस पर एक गुब्बारा लगा हुआ था, वो इंडियन ओशियन में आ गया। इंडियन ओशियन का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल। तो क्या गुब्बारे के अंदर जो गैस है और उसका साइज यही रहेगा, नहीं, रहस्यमय तरीके से गुब्बारे का साइज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ गया भाई, क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसीलिए कहा गया है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर दोनों जगह सेम था, पैसिफिक में भी इंडियन में भी। ठीक है, तो ये बात जो है वो रिलेट कर रही है इसको। और उन्होंने कितना बताया वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ता है, तो उन्होंने कहा कि भाई वॉल्यूम इस हिसाब से बढ़ता है, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम 1/273.15 बढ़ जाएगा। क्लियर। 2 डिग्री बढ़ गया तो ये आपका 2/273.15 बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर 15 डिग्री बढ़ गया तो ये आपका 15/273.15 टाइम बढ़ जाएगा। अगर आपका वॉल्यूम T डिग्री रहा तो भाई ये T टाइम डिवाइड बाई 273.15 टाइम बढ़ जाएगा। बस यही बात एक्सप्लेन करते 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 उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया कि भाई वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस में वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई T अपॉन में 273.15। ये वो फॉर्मूला बन चुका है।
यहाँ पर वॉल्यूम एट टी डिग्री को रिलेट कर सकते हो। वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री, वॉल्यूम एट 0 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1/273.15। मान लो आपका टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा हुआ है, तो वॉल्यूम एट 2 डिग्री इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री प्लस वॉल्यूम एट 0 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2/273.15। मान लो ये 15 डिग्री बढ़ा है, तो वॉल्यूम एट 15 डिग्री इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 273.15। अगर ये टी डिग्री बढ़ा है तो आपका ये फॉर्मूला फाइनली हो गया। होप यू अंडरस्टैंड। अब इसी के साथ हम खेलते हैं। वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस का 1/273.15। टी है तो यहाँ भी हम टी लगाएंगे, टी डिग्री है तो। अब वॉल्यूम के नीचे अगर मैं कहूँ वॉल्यूम को ले जाओ, और उससे पहले आप एक काम करो, यहाँ पर वॉल्यूम 0 कांस्टेंट है, सॉरी कॉमन है, तो लो कॉमन 1/T/273.15। अब यहाँ पर V और T है, तो यहाँ पर V एट 0 है, तो एलसीएम ले लो यहाँ 273.15। दिस इज योर 273.15 प्लस में T। तो अब देखो ये क्या बन गया, वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर दो इसके वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये है, ये नीचे क्या है, ये टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर किस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ऊपर वाला टेम्परेचर किस पे है, टी डिग्री सेल्सियस पे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यू नो वेरी वेल, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब केल्विन में कितना होता है, 273.15। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। ऐसे भी सिंबलाइज कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, V1/T1 इक्वल है V2/T2। क्रॉस कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। नाउ वी कैन इजीली से दैट V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इसका मतलब तो ये हो गया V/T क्या हो गया आपका कांस्टेंट। 2 का मतलब सेकंड लॉ है। इसको इसके ऊपर ले जाओगे तो आपको ध्यान से पता लगेगा K2 इंटू में T हो गया ये। अगर आप ये कांस्टेंट का साइन हटाते हो तो आपको फाइनली ये आता है सामने कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। तो होप कि आप यहाँ तक का जो सफर है वो तय कर पाओगे इस फॉर्मूले को लेकर। और अगर आप डेफिनेशन के नीचे ये डेरिवेशन भी लिख दिया आपने तो सोने पे सुहागा। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के, एंड दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। चलो दोबारा से चलते हैं उसी डेफिनेशन की तरफ जो जिसकी शुरुआत हमने शुरू से की थी। क्या अभी भी आपके लिए कोई रहस्य है? फॉर ए फिक्स मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग ऑन कूलिंग। ये बात तो सच है। दे फाउंड दैट, उन साइंटिस्ट के नाम पे है चार्ल्स लॉ, साइंटिस्ट के नाम है। दे इसलिए क्योंकि इसका एक फ्रेंड भी था। फ्रेंड कौन था चार्ल्स के साथ? गेलुजिक। So they found that for each degree rise in temperature, volume of gas increased by 1/273.15 of the original volume of the gas at 0 degree Celsius. होप कि अब आपको ये पता है, होप कि अब आपको ये भी पता है, होप कि आपको करते 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 सारी कहानी का पता लग गया होगा। सो फाइनली ये आपका लॉ था। आप इतना ये लॉ लिख के आ सकते हो। कहानी ये नहीं है कि आपने इतना सीख लिया तो आपने सब कुछ सीख लिया। कहानी ये है कि इसके बाद होता है खेल शुरू। उन बातों के बारे में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन पूरी जितनी मैंने बताई है लिखनी है। आप अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हो, आप अपनी एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हो, और आप एमटीजी अगर रिफ्रेश लेना चाहो तो एमटीजी जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वही करो, बहुत फायदेमंद है। सो फाइनली अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन में, जिस सेक्शन का नाम है ग्राफिकल सेक्शन। तो अगर आप ग्राफ की बात करते हो तो यहाँ का ग्राफ बड़ा सिंपल है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, तो ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ही बनेगा। ये V है, ये T है, V के बढ़ाने पर T भी बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। क्लियर? ओके। और आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर कुछ समस्याएं सामने आती हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट है, इसे कंडीशन को बोलते हैं आइसोबार। दिस इज कॉल्ड आइसोबार कंडीशन। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है
अब यहाँ पर ये ग्राफ जो नीट वाले सेक्शन में आता है और ये बोलता है कि बताइए अगर ग्राफ इस तरीके से शो हो रहा है बी वर्सेस टी ग्राफ, तो बताइए 1 2 3 ये है आपका कांस्टेंट क्या, P1 P2 P3। तो बताइए नीट एग्जाम में कौन सा ऑप्शन करेक्ट मानोगे आप इसके लिए। पहला P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, या फिर P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, या फिर P1 इक्वल P2 इक्वल P3। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट मानोगे। कल की तरह से आप इसको कर सकते हो। ट्राई एंड गिव मी योर आंसर इन द चैट सेक्शन। कोशिश करो भाई। एम भारद्वाज भाई रेज हैंड नहीं करना, आपको कोशिश करना है, आंसर बताओ। अब्दुल ये आंसर गलत है। अच्छा P3, बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो चलो ठीक है, ये बात तो मैंने माननी भाई। ये P3 है, ओके ये P3 है। शशांक प्रिंस इक्वल नहीं होगा ये तो गलत है भाई। कई लोग फर्स्ट को बोल रहे हैं। चलो कल की क्लास की तरह ज्यादातर आंसर आए हैं वो आपके सेकंड आए हैं, तो देखते हैं। ज्यादातर आंसर सेकंड है, तो देखते हैं क्या फर्स्ट वाले ठीक थे सेकंड वाले ठीक थे। चलो भाई कल का खेल खेलते हैं। आपकी मर्जी है, किसी को भी कांस्टेंट कर दो। चलो मैंने ये कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट। चलो देखते हैं क्या है। फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या क्या कांस्टेंट है, चलो वी कांस्टेंट है, एज यू कैन सी वी कांस्टेंट है, एन ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होता है। पी और टी के बीच में क्या रिलेशन है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से पी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो भाई ये में साफ साफ पता लग रहा है P3 ज्यादा है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से टीवी बढ़ेगा और पीवी बढ़ेगा, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ इंक्रीज होगा। यहाँ इंक्रीज में कौन ज्यादा है सबसे, P3 है। खेल खेल खत्म, ये ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनके लिए। अच्छा, अब यहीं से अगर हम आगे बढ़ें तो एक रीजनिंग क्वेश्चन होता है आपका। बताइए कितने रीजनिंग क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं ब्लैक लिस्ट के। ब्लैक लिस्ट का क्वेश्चन आ गया भाई। अगला क्वेश्चन ब्लैक लिस्ट है, बताइए कितने खत्म हो चुके हैं ब्लैक लिस्ट के। 5 6 7 कितने, इनका हिसाब रखो रखो भाई, बहुत जरूरी है ये। तुम सही हो भाई, कोई 5 कोई 6 कोई 8। ओके, तो मानते हैं इसका 6 क्वेश्चन खत्म हो गए, तो नंबर 7, लेकिन इस पे ध्यान देना भाई, नंबर थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं लेकिन ध्यान देना, ये बहुत खास है। एब्सोल्यूट जीरो किसे कहते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एब्सोल्यूट जीरो। इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है हमें, एब्सोल्यूट जीरो। भाई एब्सोल्यूट जीरो जो है एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर जो इमेजिनरी टेम्परेचर है इसको इमेजिन किया गया है। दिस इज एन इमेजिनरी टेम्परेचर, इसको इमेजिन किया गया है, क्योंकि आप इस टेम्परेचर तक कभी जा ही नहीं सकते। जैसे आपको लगेगा पता नहीं कितना टेम्परेचर है, तो देखो ध्यान से। क्या आपने -10 डिग्री के बारे में सुना है? हाँ जी सुना है, ये हाल फिलहाल में इंडिया में मनाली का टेम्परेचर है। अच्छा, क्या आपने -30 डिग्री सुना है? हाँ जी सुना है, ये लेह लद्दाख का है। क्या आपने -60 डिग्री सुना है? ये आपका शिकागो का टेम्परेचर है। लेकिन माइनस में और नीचे का टेम्परेचर 80 डिग्री भी सुना होगा, ठीक है ना।
ऐसा जहां पर सब कुछ जम जाए। सोचो इससे भी खतरनाक टेम्परेचर कितना है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये टेम्परेचर आज तक किसी प्लेनेट पे नहीं है, इसको इमेजिन किया गया है, इसे कल्पनाओं में ही है। अब ये इतना कम टेम्परेचर जो कि इमेजिनेशन में है, और इस टेम्परेचर को अगर मैं आपसे कहूं कि केल्विन में बदलो तो बताओ कितना केल्विन हो जाएगा। चैट सेक्शन कम ऑन, ये टेम्परेचर को केल्विन में बदल के दिखाओ कितना केल्विन होगा। शशांक वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही है। विनीत गलत है। शशांक बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और कोई बता सकता है केल्विन में टेम्परेचर कितना होगा? एम भारद्वाज थोड़ा सा गलत है आपका भी भाई। केल्विन में कोई चीज ऐड करते हैं तो क्या ऐड करते हैं केल्विन बदलने के लिए? 273.15 ही तो ऐड करते हैं यार। हर्ष धर्मत से है तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ये माइनस में है ये, अगर मैं कहूँ इसमें ऐड करो जल्दी से, चलो 273.15 केल्विन बदलने के लिए, तो आंसर क्या आएगा? 0 केल्विन। यही वजह है इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा इमेजिनरी टेम्परेचर होता है जिस पर 0 केल्विन, जिस पर कोई भी गैस ऑक्यूपाई हो ही नहीं सकती, इस पर कोई भी गैस आएगी नहीं। सोचो ऐसी ऐसा टेम्परेचर अगर आप ले आए ना, तो एक सिलेंडर, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस है, और अगर आपने कंटेनर का टेम्परेचर -273.15 कर दिया तो ये सारी गैस जम जाएगी यहाँ पे। मतलब यहाँ पर पूरा कंटेनर खाली हो जाएगा, गैस सॉलिड फॉर्म में आके भी गायब हो जाएगी बिल्कुल। तो ऐसा इमेजिनरी टेम्परेचर जिस पर कोई गैस रह ही नहीं सकती, या फिर कह लो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है भाई, मैं रीड करता हूं इसको। Absolute zero, the lowest imaginary and the hypothetical temperature at which gases are supposed to occupy zero volume is called absolute zero। यानी absolute zero जो वर्ड है, absolute जीरो जो ये वर्ड है, इस पर दो चीज जीरो है, एक तो 0 केल्विन, और एक गैस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितना? 0। ठीक है ना, तो गैस का वॉल्यूम जो है वो भी 0 है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर केल्विन में भी 0 है। तो ऐसा इमेजिनरी टेम्परेचर है ये -273.15। उम्मीद है समझ में आया होगा और आसान भी है। चलो अब इसके न्यूमेरिकल सेक्शन में चलते हैं। आपकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम 5.2, एनसीईआरटी प्रॉब्लम 5.2 ये है वो प्रॉब्लम, ये हम कर चुके हैं इसको, आपको ये अच्छी तरह आ चुका है। 5.2 क्या है? 5.2 भाई 5.2 में कहा है कि एक जहाज है, पानी का जहाज। अगर आपने पायरेट ऑफ कैरिबियन देखी है तो वहां पर पानी के जहाज ही एक ऐसी दुनिया है जहां पर दूर दूर तक पानी ही दिखता है। ठीक है, कोलंबस ने इंडिया की खोज की थी। ठीक है, नहीं, कोलंबस ने इंडिया की खोज नहीं की थी। कोई बता सकता है कि इंडिया की खोज किसने की थी? या वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, वेरी गुड। तो फिर कोलंबस ने कहाँ की खोज की थी? चैट सेक्शन में कोलंबस ने कहाँ की खोज की थी? प्रिंस, क्या बात है प्रिंस, क्या बात है प्रिंस, वेरी गुड। अमेरिका की खोज की थी। कहने का मतलब ये है कि भाई साइंस स्टूडेंट जितने भी हैं, अदर नॉलेज जो होती है वो भी बहुत जरूरी है। मानसी शर्मा बिल्कुल ठीक है, अमेरिका। ओम शुक्ला, एम भारद्वाज कह रहा है न्यूयॉर्क की खोज। भाई पूरा अमेरिका कॉन्टिनेंट ढूंढ दिया था कोलंबस ने। अब सोचो ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां पर आप पानी में उतर चुके हो, ठीक है ना,
6 महीने का राशन लेके या फिर 3 महीने का राशन लेके पानी में उतर गए हो और अब चारों तरफ आपके पास कुछ नहीं है, कंपास है, कंपास लेके घूम रहे हो वहां पे, ठीक है। दिन के टाइम तो आप डायरेक्शन बता दोगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बड़ा सिंपल है, कोई भी बता सकता है, बच्चा भी बता सकता है दिन के टाइम। अगर दिन के टाइम आप गोवा में घूम रहे हो, गोवा में एक बीच है पैलालम बीच, वहां पर पर्सनल आपको बोट मिल जाती है, उसको आप चलाते 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 कितना भी अंदर जाओ, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है, कितना भी अंदर तक चले जाओ, घूम फिर के बस लौट के अपना डायरेक्शन देखो ना। अंग्रेज बहुत अंदर तक चले जाते हैं, इंडियंस हमारे थोड़े डरते हैं तो वो नहीं जा पाते, ठीक है ना, वो थोड़ा थोड़ा पास में रहते हैं। सोचो अब आप बिल्कुल अंदर तक चले गए, ठीक है, रास्ता भटक गए, ठीक है, आपके पास कंपास भी नहीं है, तो दिन के टाइम में तो आप सन को देख के बता दोगे, ओ तो ये ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट साउथ बता दोगे। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपना ट्रिकी माइंड का इस्तेमाल करके मुझे बता सकता है कि अगर रात हो जाए तो रात में आप डायरेक्शन बता सकते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पे होगी? है किसी के? आपके पास कंपास भी नहीं है भाई, ठीक है, और आप, मैंने बता दिया, अंदर तक चले गए और आपको कुछ नहीं पता कैसे है। तो देखते हैं कौन बताएगा। प्रिंस, क्या बात है प्रिंस, आपकी जो नॉलेज है वो बहुत कमाल की है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो यूपीएससी के फॉर्म भर सकते हो या फिर और भी बहुत से फॉर्म मैं बताता रहूंगा बीच में, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी फॉर्म आते हैं। यशिका वेरी गुड, करेक्ट। मून राइज तो सर पे खड़ा रहेगा मून उस टाइम, तो मून से तो पता ही नहीं लगाएंगे। पोल स्टार, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। ध्रुव स्टार जो है, ध्रुव तारे से ही बता सकते हैं, सप्तऋषि मंडल, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ जो स्टार होता है ना, इस तरीके से जो स्टार होते हैं, इस तरीके से, तो यहाँ पर एक ये स्पून बनाता है, इस तरीके से स्पून बनती है। तो ये जो स्टार के जो नोक है वो जहां जिस स्टार पे होगी वो उससे हम बता सकते हैं डायरेक्शन, वो हमेशा नॉर्थ में होता है, नॉर्थ में, ठीक है। तो इसलिए सिखाई जाती है ये सारी की सारी चीजें, आपको पता होनी चाहिए। तो नॉर्थ, अगर एक डायरेक्शन पता लगी तो आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब बता सकते हो। आप मुंह जो नॉर्थ है वहां पर अपना लेफ्ट हैंड करके खड़े हो जाओ, सारी डायरेक्शन पता लग जाएंगे आपको। तो आप अंधेरे में भी वहां दिमाग से निकल सकते हो उस जगह से, सिर्फ उस स्टार को फॉलो करते 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 भी जाओगे तो वहां पर आपको इतना तो पता लग ही जाएगा कि लैंड कहाँ पे है, तो आराम से बच सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि एक शिप है, पानी का जहाज, वो ऐसे तैरता 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 कहाँ तक आया है? पैसिफिक ओशियन तक आया है, ठीक है। और पैसिफिक ओशियन के बाद जहाँ उनका टेम्परेचर 23.4 डिग्री सेल्सियस, ए बैलून इज फिल्ड विद, उस पर एक गुब्बारा बंधा हुआ है और वो 2 लीटर का है बैलून, ठीक है ना। जैसे वो ट्रेवल करता 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 इंडियन ओशियन में आया तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा है, 26.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि बताओ अब बैलून का साइज कितना हो जाएगा? तो बड़ा सिंपल यार, V1 तो है 2, V2 आपको पता करना है, T1 है इतना, इसको केल्विन में बदल दिया गया है, T2 को भी केल्विन में बदल दिया गया है। यू हैव योर फॉर्मूला, योर सेकंड फॉर्मूला, चार्ल्स लॉ, V1/T1 इक्वल टू V2/T2, and you can calculate the value of V2, and as you can see the volume is 2.018, जो कि a little bit of लार्ज है कंपेरेटिवली 2 लीटर के, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था इसको। तो ये था आपका गेलुजेक लॉ, और उस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी एब्सोल्यूट जीरो पे हमने अच्छी खासी चर्चा कर ली है। ये लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी गैस आज तक होती नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो। अब इमेजिन कर लो कल दिल्ली का टेम्परेचर 7 डिग्री गया था, तो -273 कितना होता होगा, ठीक है। तो ये आइसो बार पता है आपको, जहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है। बाकी हम इसका एवरीथिंग सिंगल सिंगल चीज सारी डिस्कस कर चुके हैं। थर्मोडायनेमिक स्केल हम पहले ही कर चुके हैं। ये केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर होती है, इसको थर्मोडायनेमिक स्केल कहते हैं। ये साइंटिफिक पर्पज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, ये आपकी लिस्ट में ऑलरेडी है, ठीक है। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी बोलते हैं, और इसे ऐड करने के लिए 273.15
ऐड किया जाता है। होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं नए लॉ की तरफ जिसका नाम है गेल-लुजैक लॉ, जो बताता है प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन के बारे में। गेल-लुजैक लॉ, तो ये साइंटिस्ट गेल-लुजैक है और इसमें जो बात इसने बताई है वो कुछ ये है, बड़ी सिंपल सी एक बात है, आज ही खत्म हो जाएगी है, इसमें कुछ ज्यादा क्रिएटिविटी भी नहीं है, बड़ा सिंपल। टू 273.15 ऐड करते हैं भाई, 273 ऐड नहीं करते हैं केल्विन में बदलने के लिए। स्केल इसकी होती ही 0 केल्विन से शुरू है। ओके, तो अभी हम चलते हैं इसके अगले पोर्शन की तरफ जिसका नाम है नंबर 3 लॉ, जिसका नाम है गे-लुजैक लॉ। और इसकी जो डेफिनेशन है हम जानबूझ के वही लिखेंगे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में लिखी है, ठीक है। तो इसने जो बात बताई है वो क्या है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। प्रेशर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। P गे-लुजैक लॉ से पहले चलो मैं एवोगैड्रोस लॉ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि फिर हमारा ना आइडियल गैस इक्वेशन इजीली हो जाएगी। न्यूमेरिकल आप देख लेना उसको, इससे पहले मैं इसे करवाना ज्यादा जरूरी है ताकि हम आइडियल गैस इक्वेशन कर पाए। तो थर्ड पोजीशन पे मैं जो लॉ डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है एवोगैड्रो लॉ, जो बताता है किसके बीच में, V और N मीन नंबर ऑफ मोल के बीच में रिलेशन। कांस्टेंट क्या होते हैं यहाँ पे, यहाँ दो चीजें कांस्टेंट है, एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक प्रेशर कांस्टेंट है, पीटी कांस्टेंट है। क्लियर। अब ये बात क्या है एवोगैड्रो की, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर he stated that equal volume of all the gas under the same condition of temperature should contain equal number of molecules, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के, ठीक है ना। और ये बात अगर इलेबोरेट करोगे तो ये तीसरा लॉ है, तो K3 इंटू में N आ जाएगा, ठीक है, ये तीसरा लॉ है। और इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर मान लो यहाँ पर एक गैस है जिसका नाम है नाइट्रोजन, ठीक है, और उस नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है, कांस्टेंट, टेम्परेचर कितना है, कांस्टेंट। का मतलब ये जो गैस इसके कंटेनर पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, मान लो 1 atm, और जिस रूम में इसको रख रखा है उसका टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर मैं इक्वल वॉल्यूम ले लूं, देखो उन्होंने क्या कहा है, इक्वल वॉल्यूम, और अब की बार गैस ले ली मैंने, दूसरी ऑक्सीजन ले ली, यहाँ प्रेशर कितना है 1 atm, ये भी उसी रूम में है जिसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है और दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो बताइए अगर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल 100 हैं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने होंगे। प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, बस गैस अलग है, वो नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन है। बताइए, तो बताइए वॉल्यूम ऑक्सीजन जो का है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। विनीत करेक्ट, हर्ष करेक्ट, सुशांत करेक्ट, वेरी गुड, यही तो बात बताई थी एवोगैड्रोस। एवोगैड्रो इटली में ऐसे बोलते हैं भाई, एवोगैड्रो स्पेन में भी ऐसे बोलते हैं, अजीबोगरीब लैंग्वेज उनकी। ये देखो डेफिनेशन तो यही बोल रही है, इक्वल मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ, equal volume of all the gas under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecule। कहने का मतलब है इनका जो नंबर ऑफ मोल है वो बराबर होगा, इसके 100 होगा, मॉलिक्यूल कह लो या मोल कह लो। अब याद रखना भाई, नीट के क्वेश्चन आएंगे उसमें किसी में भी ये बोल दें कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो तुम उसी समय अगर कोई गैस कोई भी हो, दो अलग अलग गैस हो, कोई भी हो, दोनों का उसी समय नंबर ऑफ मोल इक्वल कर दोगे उसी समय। अगर इसने इक्वल वॉल्यूम बोल दिया तो नंबर ऑफ मोल दोनों का हम क्या कर देंगे, उसी समय इक्वल कर देंगे। ये इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट है, आप देखना कितने बड़े बड़े क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं और सोल्व कर सकते हो तुम। कहने को तो कुछ है ही नहीं है, एवोगैड्रो लॉ है,
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n के। कई बच्चे तो इसको ऐसे भी नहीं समझते, वो तो सोच लेते हैं ऐसे समझ लो भाई, ये देखो इसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 25 है। अगर आपने इसमें नंबर ऑफ मोल, प्रेशर कितना है, कांस्टेंट है भाई, प्रेशर कोई बढ़ा नहीं रहे आप। अगर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 25 की जगह 75 कर दिए तो क्या इसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा क्या? सोचने वाली बात है यार। मॉलिक्यूल बढ़ा दिए ना आपने, तो ये वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वॉल्यूम बढ़ गया, ये बढ़ गया, यही तो बात है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n के। असली समझने वाला सिस्टम तो ये है भाई, इसकी तो मैं तारीफ करूंगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें नीट के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। सो यहाँ तक का ये हो गया पोर्शन आपका खत्म, 3 लॉज खत्म हो गए हैं। और अगली क्लास की जो शुरुआत होगी वो होगी डेरिवेशन से। कमाल की डेरिवेशन, डेराइव पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो कल की क्लास इसी से होगी शुरुआत। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।